आज हम पढ़ेंगे इंडियन इकॉनमी। उसका फर्स्ट चैप्टर है ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। इसका मतलब है कि जब हमें इंडिपेंडेंस मिला तो हमारी कंट्री की इंडियन इकॉनमी की कंडीशन कैसी थी। You know that कि on 15th August 1947 we got the independence after the struggle of 200 years। तो जब इंडियन इकॉनमी में ब्रिटिशर्स का रूल था तो उस वक्त इंडियन इकॉनमी को वो एज अ कॉलोनी ट्रीट करते थे। तो सबसे पहली बात है व्हाट इज कॉलोनिज्म। कॉलोनिज्म का मतलब होता है किसी भी कंट्री, यानी कि देखिए एक होती है, दो तरह की कंट्रीज होती हैं, एक होती है रूलर कंट्री, एक होती है कॉलोनी। रूलर कंट्री वो जो कि रूल करती है और कॉलोनी वो जिसके रिसोर्सेज का यूज रूलर कंट्री अपने बेनिफिट के लिए करती है। ठीक है, तो देखिए रूलर कंट्री का कॉलोनी के ऊपर पॉलिटिकल पावर तो होता ही है, पॉलिटिकल कंट्रोल पूरा का पूरा कॉलोनी का रूलर कंट्री के पास होता है। और साथ ही साथ रूलर कंट्री क्या करती है कि कॉलोनी के रिसोर्सेज का यूज़ अपने बेनिफिट के लिए करती है। ठीक है, अपने बेनिफिट के लिए करेगी। अब आपके पास जब रूलर कंट्री, हमारे पास रूलर कंट्री थी ब्रिटिशर्स, और ब्रिटिशर्स जब हमारी कंट्री में पूरा पॉलिटिकल कंट्रोल और इकोनॉमिक कंट्रोल लेकर रखे हुए थे, उस वक्त हमारी जो इकॉनमी थी वो बहुत ही अंडर डेवलप थी। हमारी पर कैपिटल इनकम बहुत ही कम थी, लोग जो थे मोस्टली लोग बिलो पॉवर्टी लाइन लाई करते थे। और हमारे पास अब हमारी सारी इंडस्ट्रीज जो थी वो पूरी तरह से डैमेज हो चुकी थी। तो देखिए हमारी कंट्री में क्या था, जो रॉ मटेरियल था, हम लोग रॉ मटेरियल के सप्लायर बन चुके थे और फिनिश गुड जो कि ब्रिटिशर्स में तैयार होता था मशीनों से, उसके हम कंज्यूमर बन चुके थे। तो बिगर सप्लायर ऑफ रॉ मटेरियल एंड द कंज्यूमर ऑफ फिनिश गुड्स हो गए थे, जिसकी वजह से हमारी पूरी की पूरी हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री रिन्यूड हो चुकी थी, ख़त्म हो चुकी थी। हमारे पास पर कैपिटल इनकम तो मैंने बताया था कि वेरी लो थी। तो हम बात करें कि अगर बिफोर ब्रिटिशर्स रूल कैसा था, हमारी जो इकॉनमी थी, इंडियन इकॉनमी जो थी वो बहुत ही प्रॉस्पेरस इकॉनमी थी। हमारी कंट्री को गोल्डन बर्ड भी कहा जाता था। साथ ही साथ हमारी जो कंट्री थी वो मेनली एग्रीकल्चर बेस्ड इकॉनमी रही है, जिसमें अबाउट 75% पीपल जो थे वो एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट थे। इसीलिए हम इसको बोलते हैं एग्रियन इकॉनमी, क्योंकि ज़्यादातर लोग एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट हैं। और हमारी कंट्री का जो हैंडीक्राफ्ट था वो वर्ल्ड फेमस था। हम लोग अपने हैंडीक्राफ्ट के लिए बहुत ही वेल नोन होते थे और मेनली हमारा जो एक्सपोर्ट था वो हैंडीक्राफ्ट का एक्सपोर्ट ही हुआ करता था। एग्रीकल्चर सेक्टर के स्टैग्नेट होने के बहुत सारे रीजंस थे। सबसे पहला रीज़न है लैंड सेटलमेंट सिस्टम। लैंड सेटलमेंट सिस्टम में आपको बता दें कि सबसे पहले हम यह बात करेंगे कि यहाँ पर ज़मींदारी सिस्टम जो था वो था इंट्रोड्यूस हो चुका था। ज़मींदारी सिस्टम का मतलब है कि बहुत बड़े लैंड के जो ऑनर थे वो ज़मींदार हुआ करते थे। तो ज़मींदार जो थे फार्मर से टैक्स कलेक्ट करते थे, जिसे वो लगान कहा जाता था, और ये जो लगान था वो ब्रिटिशर्स को सबमिट किया जाता था। इसीलिए ना तो ज़मींदार उस लैंड को इम्प्रूव करने में इंटरेस्टेड थे, ना ही ब्रिटिशर्स उस लैंड की कंडीशन इम्प्रूव करने में इंटरेस्टेड थे। धीरे धीरे जो था लैंड की फर्टिलिटी कम होती जा रही थी और इसीलिए जो एग्रीकल्चर की कंडीशन थी वो भी ख़राब होती जा रही थी। सेकेंड पॉइंट है आपके पास में कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर क्रॉप। इसका मतलब ये हुआ कि क्रॉप सिस्टम जो था वो कमर्शलाइज हो चुका था। जो क्रॉप ग्रो की जाती थी वो सेल आउट करने के लिए की जाती थी। पहले फार्मर्स जो है वो अपने पर्सनल कंजप्शन के लिए क्रॉप्स को ग्रो करा करते थे, यानी कि वो मेनली जो प्रोड्यूस करते थे वो फूड क्रॉप्स हुआ करता था। बट अब जो है वो कैश क्रॉप्स को, जिनको सेल आउट करके उन्हें कैश कलेक्ट हो सकता था, ऐसे क्रॉप्स को ग्रो करने लगे थे। यानी कि फूड क्रॉप्स जो थी वो शिफ्ट होकर कैश क्रॉप्स बन चुकी थी। तो कैश क्रॉप्स में मेनली कॉटन और जूट का यूज़ किया जाता था, क्योंकि ब्रिटिशर्स को अपनी फैक्ट्रीज़ के लिए रॉ मटेरियल चाहिए था और रॉ मटेरियल में वो मेनली कॉटन और जूट का यूज़ करते थे। इसीलिए ब्रिटिशर्स ने हमारे फार्मर्स को कंपेल किया कि वो जूट और कॉटन को ग्रो करें। और हमारे फार्मर्स की कंडीशन ऐसी हो गई थी कि वो अपने फूड कंजप्शन के लिए टाउन से या विलेजेस की शॉप से परचेजिंग करने लगे और कैश क्रॉप्स को ग्रो करने लगे। अब थर्ड पॉइंट है हमारे पास लो लेवल ऑफ प्रोडक्शन, यानी हमारे पास जो एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन था वो बहुत ही कम लेवल का, लो लेवल का था। उसके रीजंस बहुत सारे थे, क्योंकि हमारे यहाँ पर जो ह्यूमन स्किल्स था वो बहुत ज़्यादा वेल डेवलप नहीं था। हमारी टेक्नोलॉजी बहुत ही बैकवर्ड थी, इरिगेशन फैसिलिटी प्रॉपर नहीं थी। ज़्यादातर फार्मर्स जो थे इरिगेशन के लिए रेन पर डिपेंड करते थे। हम लोग फर्टिलाइजर्स का यूज़ नहीं करते थे, इसीलिए हमारा जो प्रोडक्शन था वो बहुत ही
बिलो एवरेज था। नेक्स्ट पॉइंट है आपके पास में एडवर्स इफेक्ट ऑफ पार्टीशन। तो जब हमें इंडिपेंडेंस मिला उस वक्त हमारे यहाँ का जितना भी फर्टाइल लैंड था वो पाकिस्तान में चला गया था, और जितना भी लैंड जूट के लिए बेस्ट लैंड था वो बांग्लादेश में चला गया था, और इसीलिए जो हमारा इंपोर्ट था, जूट इंपोर्ट, वो बहुत ही ज़्यादा डिक्लाइन हो गया था। उसके बाद हम पढ़ेंगे इंडस्ट्रियल सेक्टर। इंडस्ट्रियल सेक्टर में भी बहुत ज़्यादा रिफॉर्म्स हुए। फर्स्ट पॉइंट हम बात करते हैं डी इंडस्ट्रियलाइजेशन की। इसका मतलब है कि हमारी जो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री थी वो पूरी तरह से डिक्लाइन हो चुकी थी। उसका जो मेन रीज़न था कि हम लोग अपने रॉ मटेरियल को बहुत ही चीप रेट पर ब्रिटिशर्स को सेल आउट किया करते थे। तो ब्रिटिशर्स को अपनी फैक्ट्री के लिए रॉ मटेरियल बहुत ही चीप रेट पे मिलता था, और ब्रिटिशर्स अपना फिनिश गुड्स हमें हायर प्राइसेस पर सेल आउट करते थे, तो हम उनके लिए एज अ फैक्ट्री काम कर रहे थे। थर्ड पॉइंट था इनके बाद डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी, यानी ब्रिटिशर्स अपनी सेल बढ़ाने के लिए उन लोगों ने क्या किया, इंडियन हैंडीक्राफ्ट पर हैवी टैक्स इम्पोज किया, जिससे इंडियन गुड्स के प्राइसेस मार्केट के अंदर ज़्यादा हो गए, और लोग जो है वो इम्पोर्टेड गुड्स के लिए यानी कि ब्रिटिश गुड्स के लिए ज़्यादा फेवरेबल कंडीशन फील करने लगे, क्योंकि इम्पोर्टेड गुड्स जो थे वो एज अ कंपेयर टू इंडियन गुड्स चीप नजर आ गए थे। अब नेक्स्ट आपके पास सेकेंड पॉइंट है इंडस्ट्रियल सेक्टर के लिए एडवर्स इफेक्ट ऑफ डिक्लाइन ऑफ हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री। तो देखिए, मैंने आपको बताया कि हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री पूरी तरह से डिक्लाइन हो चुकी थी, जिसके रीजंस मैं आपके साथ डिस्कस कर चुकी हूँ। लेकिन हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री के डिक्लाइन करने की वजह से हमारी कंडीशन जो है और ज़्यादा एडवर्स हो गई। एडवर्स कैसे कि जितने भी आर्टिस्ट हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज़ में एम्प्लॉयड थे, जो काम करते थे, उनके पास अब काम नहीं था, तो वो अनएम्प्लॉयड हो गए, और अनएम्प्लॉयड होने की वजह से अनएम्प्लॉयमेंट लेवल बहुत हाई हो गया, और बहुत सारे आर्टिस्ट जो है वो इंडस्ट्री से मूव करके एग्रीकल्चर सेक्टर पे आ गए, जिसकी वजह से एग्रीकल्चर सेक्टर पर जो था वर्कलोड वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है इंपोर्ट ऑफ फिनिश गुड्स की बात करते हैं। अब क्योंकि फिनिश गुड्स को हम इंपोर्ट करते थे, क्योंकि हमारे इंडियन गुड्स जो थे वो हैवियर प्राइस टैक्सेस की वजह से बहुत ज़्यादा हायर प्राइसेस कैरी करते थे, जबकि इंपोर्टेड गुड्स पर टैक्सेस बहुत ही कम होने से उनकी प्राइसेस बहुत ही लो थे। सेकेंडली, वो मशीन मेड गुड्स थे, तो वो हमारी मार्केट के साथ compete नहीं कर सकते थे। नेक्स्ट पॉइंट है लैक ऑफ कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री। तो कैपिटल गुड्स वो गुड्स होते हैं जिनका यूज़ मैन्युफैक्चरिंग के लिए किया जाता है, यानी कि फर्दर प्रोडक्शन के लिए किया जाता है, जैसे कि मशीनरी, टूल्स एक्सेट्रा। तो ब्रिटिशर्स जो थे वो नहीं चाहते थे कि इंडियन जो इकॉनमी है वहाँ पर कैपिटल गुड्स प्रोड्यूस हों, क्योंकि अगर इंडियन इकॉनमी भी कैपिटल गुड्स प्रोड्यूस करेगी तो उसका जो डिपेंडेंस है ब्रिटिशर्स पर वो कम होने लगेगा, और इसीलिए उनका एक तो डिपेंडेंस कम होने लगेगा, और साथ ही साथ जो इंडियन गुड्स की डिमांड है वो इंडियन इकॉनमी के अंदर रेस करने लगेगी, और इसीलिए उन लोगों ने कभी भी कैपिटल गुड्स के प्रोडक्शन के लिए इंडियन इकॉनमी को कभी भी प्रमोट नहीं। तो ब्रिटिशर्स कभी भी इंटरेस्टेड नहीं थे कि इंडियन मार्केट में इंडियन गुड्स फॉर्म करे जाएं, जिससे उनकी डिपेंडेंसी कम हो सके। फोर्थ पॉइंट है लो कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी। अब क्योंकि हमारा ग्रोथ रेट बहुत ही कम था, इसीलिए हमारा जो कंट्रीब्यूशन था जीडीपी में वो भी बहुत कम था, क्योंकि मेनली हम लोग जो सप्लायर्स थे वो रॉ मटेरियल के थे, और फिनिश गुड्स को तो हम लोग इम्पोर्ट क्या करते थे। नेक्स्ट पॉइंट है आपके पास में लिमिटेड रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर। तो पब्लिक से लिमिटेड रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर में देखिए, पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस का जो रोल था वो बहुत ही लिमिटेड था। बहुत ही लिमिटेड सेक्टर में वो लोग जो थे वो काम करते थे, लाइक रेलवेज़ में, पावर जनरेशन, पोर्ट, कम्युनिकेशन, यहाँ सब पर। तो इसीलिए प्राइवेट सेक्टर जो था वो इंडस्ट्रीज़ में वो बहुत ही बाद में लेटर ऑन जो ज्वाइन हुआ था। हाफ ऑफ द 19th सेंचुरी में प्राइवेट सेक्टर इंडिया में सेटअप हुआ था, और सबसे पहले इंडस्ट्रीज़ जो प्राइवेट सेक्टर में सेटअप हुई वो कॉटन, टेक्सटाइल और जूट मिल्स थी, और लेकिन उनका जो प्रोग्रेस था वो बहुत ही स्लो प्रोग्रेस था, और मेनली ये जो थी वो वेस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री में थी, यानी कि महाराष्ट्र और गुजरात में ये सेटअप हुई थी। जूट मिल्स जो थी वो जनरली फॉरनर्स जो थे वो उसे रन करते थे बंगाल में। उसके बाद जो 1907 में टाटा टिस्को आया, टिस्को यानी कि टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, जमशेदपुर इन बिहार में सबसे पहले जो थी वो आयरन इंडस्ट्री सेटअप हुई थी, और उसके बाद धीरे धीरे शुगर मिल्स, सीमेंट मिल्स, पेपर इंडस्ट्रीज़ ये भी सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद सेटअप होना स्टार्ट हो गई थी। फॉरेन ट्रेड।
तो अंडर कॉलोनिज्म टाइम तो ब्रिटिशर्स की रिस्ट्रिक्टेड पॉलिसी की वजह से हमारा जो फॉरेन ट्रेड था उसका स्ट्रक्चर, उसका कॉम्पोजिशन एडवर्सली इफेक्ट हुआ। उसके बहुत सारे रीजंस थे। फर्स्ट रीजन था एक्सपोर्टर ऑफ प्राइमरी गुड्स। इंडिया जो है रॉ मटेरियल का लाइक कॉटन, सिल्क, वूल और कैपिटल, तो इन सब का एक्सपोर्टर था। उसके बाद वो इम्पोर्टर था फिनिश गुड्स का, यानी कि जितने भी कैपिटल गुड्स हैं या फिनिश कॉटन, सिल्क प्रोडक्ट्स हैं, उन सब को वो इम्पोर्ट करता था। ब्रिटिशर्स ने मोनोपोली बना रखी थी इंडियन फॉरेन ट्रेड की, यानी कि उसका एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का मोस्टली पार्ट ब्रिटेन के साथ होता था। बहुत ही लिटिल पार्ट जो है वो श्रीलंका, चाइना, इन सब के साथ होता था। ब्रिटिशर्स ने इंडिया की बहुत सारी वेल्थ को ड्रेन आउट करके लेकर गए और उसका यूज़, क्योंकि ब्रिटिशर्स के साथ इंडियन फॉरेन ट्रेड का मोस्टली 75% फॉरेन ट्रेड इंडियन ब्रिटिशर्स के साथ था और इससे वो ह्यूज प्रॉफिट अर्न करते थे। इस प्रॉफिट का यूज़ वो लोग वॉर एक्सपेंसेस को बियर करने के लिए करते थे, अपने पर्सनल एक्सपेंसेस बियर करने के लिए करते थे। जब से स्वेज कैनाल ओपन हुआ था 1869 में, तब से इंडियन और ब्रिटिश के बीच में एक्सपोर्ट और ज़्यादा एक्सटेंड हो गया था। डेमोग्राफिक कंडीशन, इंडिया की डेमोग्राफिक कंडीशन बहुत ही स्टैग्नेट और बैकवर्ड थी। जब फर्स्ट ऑफिशियल सेंसस जो कैलकुलेट किया गया था वो 1881 में किया गया था। उसके बाद हर 10 साल के बाद सेंसस जो है वो चेक किया जाता था। जब सेकेंड स्टेज ऑफ ट्रांजिशन की स्टार्ट हुई, सेंसस की स्टार्ट हुई, वो 1921 में हुई और इसीलिए उस ईयर को ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड भी बोलते हैं। डेमोग्राफिक कंडीशंस को बहुत सारे फैक्टर्स जो हैं इफेक्ट करते हैं। उसका फर्स्ट फैक्टर है हाई बर्थ रेट। बर्थ रेट का मतलब है नंबर ऑफ बर्थ पर 1000 इन अ 1 ईयर। तो 1000 नंबर में 1000 लाइफ्स में कितने बर्थ हुए हैं 1 ईयर के अंदर, वही उसका बर्थ रेट है, जो कि बहुत ज़्यादा हाई था। डेथ रेट भी बहुत ज़्यादा हाई था। डेथ रेट मतलब नंबर ऑफ डेथ्स ओवर 1000 पर्सन in 1 year. So death rate and birth rate is very high. Low literacy rate. About 16% males are literate and only 7% females are literate during that time. Third है poor health facility. Health facilities are not proper and adequate. उस टाइम पर जो हेल्थ फैसिलिटीज़ थी वो सभी लोगों के लिए एक्यूरेट नहीं थी। मोस्टली वाटर बॉर्न्स एंड एयर बॉर्न डिसीजेज जो थी लाइफ को सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट किया करती थी। फोर्थ पॉइंट है हाई इन्फेंट मोलैरिटी रेट। इन्फेंट मोलैरिटी रेट का मतलब है कि नंबर ऑफ इन्फेंट्स की डेथ ड्यूरिंग द ईयर इन ओवर 1000 बर्थ, तो वो बहुत ज़्यादा हाई था। इन्फेंट की डेथ बहुत ज़्यादा हुआ करती थी 1000 पीपल के बर्थ में। नेक्स्ट है लो लाइफ एक्सपेक्टेंसी। लाइफ एक्सपेक्टेंसी बहुत ही कम थी। जो एवरेज लाइफ थी पर्सन की वो 35 ईयर्स थी, जबकि 2011 में वो 65 ईयर्स की एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी है। लास्ट है वाइड स्प्रेड पॉवर्टी। लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड बहुत ही कम था, उन पॉवर्टी बहुत ज़्यादा थी। मोस्टली लोग बिलो पॉवर्टी लाइन जो थे वो लाई करते थे। नेक्स्ट है ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर। ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर मतलब है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्किंग पर्सन अक्रॉस द डिफरेंट सेक्टर्स। तो वर्किंग पर्सन किस तरह से अलग अलग सेक्टर्स में इंगेज थी। तो फर्स्ट पॉइंट है इसका प्री डोमिनेंस ऑफ प्राइमरी ऑक्यूपेशन। अबाउट 75% ऑफ द पॉपुलेशन डिपेंडेंट ऑन द एग्रीकल्चर सेक्टर। अदर सेक्टर्स पर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स में वर्कलोड बहुत ही कम था। सेकेंड है रीजनल वेरिएशन। रीजनल वेरिएशंस में लाइक तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरला, महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल, वहाँ की जो मोस्टली वर्किंग पॉपुलेशन थी वो शिफ्ट हो गई थी एग्रीकल्चर सेक्टर से मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में और सर्विस सेक्टर के अंदर, जबकि पंजाब, हरियाणा, यूपी इसकी मोस्टली पॉपुलेशन जो थी वो एग्रीकल्चर पर ही डिपेंडेंट थी। नेक्स्ट है इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर आर द बेसिक फैसिलिटी विच मेक्स द लाइफ एंड इकॉनमी एंड ट्रेड ईजियर। तो सबसे पहले इंफ्रास्ट्रक्चर में हम बात करते हैं रोड्स की। रोड्स जो थे वो बहुत ही इनप्रॉपर थे, इनएडुकेट्स थे। इसका मेनली यूज़ जो था आर्मी और रॉ मटीरियल को वन प्लेस टू अनदर प्लेस मूव करने के लिए किया जाता था। रोड्स की कंडीशन जो थी वो बहुत ही इनप्रॉपर थी। जो रेनी सीज़न हुआ करता था रोड्स पर ट्रैवल करना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाया करता था।
उसके बाद आता है रेलवेज़। रेलवेज़ का यूज़ मेनली लॉन्ग डिस्टेंस रूट ट्रैवल करने के लिए किया जाता था और बेसिकली क्रॉप्स जो थी कमर्शलाइज्ड हो गई थी। फूड क्रॉप्स की जगह कैश क्रॉप्स जो थी वो ग्रो होने लगी थी, तो क्रॉप्स को और आर्मी को मूव करने के लिए फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर रेलवेज़ जो थी वो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो चुकी थी। नेक्स्ट है हमारे पास एयर एंड वाटर ट्रांसपोर्ट। एयर एंड वाटर ट्रांसपोर्ट जो था वो कम्प्लीटली डेवलप नहीं था और वो बहुत ही अनइकनॉमिकल था। पुअर पोर्ट फैसिलिटीज़ थी जिसकी वजह से उसका यूज़ बहुत ही कम होता था। इंफ्रास्ट्रक्चर की सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन का यूज़ किया जाता है लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए, बिजनेस ट्रेड को इन्हांस करने के लिए। तो पोस्ट एंड टेलीग्राफ जो थी वो मेनली कम्युनिकेशन के मीन्स हुआ करते थे और इसका यूज़ लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए किया जाता था। पोस्टल सर्विसेज का यूज़ जो था वो नॉर्मल लोगों के लिए किया जाता था, लेकिन ये सर्विसेज जो थी वो इनएडुकेट हुआ करती थी। रेलवेज़ का यूज़ बहुत ज़्यादा किया जाता था। रेलवे जो है ब्रिटिशर्स ने अपने मेनली थ्री रीजंस के लिए स्टार्टअप किया था। फर्स्ट जो था वो चाहती थी कि उसका कंट्रोल और एडमिनिस्ट्रेशन बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव हो जाए और इसके लिए उसे रेलवेज़ की रिक्वायरमेंट थी। उसके बाद जो था वो चाहती थी उसका फॉरेन ट्रेड जो है बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल हो जाए, रॉ मटेरियल्स और फिनिश गुड्स को वो वन प्लेस टू अनदर प्लेस बहुत ही इजीली मूव कर सके। इसके लिए भी रेलवेज जो थी वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर गई थी। एंड द थर्ड पॉइंट इज द प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट। रेलवे जो थी ब्रिटिशर्स के लिए बहुत ही प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट थी। पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन ऑफ ब्रिटिश रूल। तो देखिए ब्रिटिशर्स के आने के बाद इंडियन इकॉनमी के लिए कुछ पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन भी रहा। फर्स्ट था कि इंडिया जो है सेल्फ फूड ग्रेन में सेल्फ सफिशिएंट हो गया था। फूड ग्रेन का प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। अब उसे बाहर की कंट्रीज़ पर डिपेंड होने की रिक्वायरमेंट बिल्कुल नहीं थी। सेकेंडली ट्रांसपोर्टेशन के जो मीन्स थे वो ज़्यादा बेटर हो गए थे। रोड्स फॉर्मेशन हो गया था। रेलवेज जो है वो इंट्रोड्यूस हो चुकी थी। फेमाइज के बारे में, ड्रॉट के बारे में हमें पहले से इफेक्ट पता चलने लगा था, तो उनके केस में हम लोगों के लिए ज़्यादा इफ़ेक्टिवली मेजर्स लेते सकते थे। मॉनेटरी इकॉनमी हो गई थी क्योंकि अब जो फार्मर्स जो थे वो अपने सेल्फ कंजप्शन के लिए सिर्फ फूड ग्रेन्स प्रोड्यूस नहीं करते थे, बल्कि क्रॉप्स जो थी कमर्शलाइज्ड हो गई थी। उनको मार्केट में सेल करके वो लोग जो है मनी भी अर्न करने लगे थे। और लास्ट है इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन सेटअप। तो ब्रिटिशर्स ने इंडिया पर अच्छे से इफेक्टिवली कंट्रोल करने के लिए एडमिनिस्ट्रेशन के लिए उसने रोड को, रेलवेज़ को इंट्रोड्यूस किया, पोस्ट एंड टेलीग्राफ्स को इंट्रोड्यूस किया। पोस्ट एंड टेलीग्राफ जो था वो हाईली अनइकनॉमिकल मेथड है और इसीलिए उसका यूज़ काफ़ी कम होता था।